बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया कंवल है और मैं आज आपकी टीचर। और आज मेरा जो मौजू है वो है नावल एक तारुफ़, और वो हमें मौज़ूआत और तकनीक के तनाज़ुर में हम उसको देखेंगे। बेसिकली नावल है क्या? सबसे पहले हम नावल है क्या से पहले अगर एक और मौजू पे हम बात करें कि आखिर टेक्निक क्या है। मौज़ूआत से तो फ़ौरन समझ में आ जाता है कि नावल के मौज़ूआत पे हम बात करेंगे तो कोर्स जो भी हिजरत से पहले लिखे गए, बाद में लिखे गए, नफ्सियाती रुझान के तहत लिखे गए, मुख्तलिफ़ हवालों से हमारे जहन में ये बात आती है मौज़ूआत के हवाले से। लेकिन नावल की तकनीक से क्या मुराद है? तकनीक है क्या? तो बेसिकली तकनीक से थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। तकनीक से मुराद है ढंग, असलूब, लाहे अमल, तरीक़ाकार, उसूल, इवन हम इसे गुर भी कह सकते हैं। तो हम इसको अगर एक लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि मवाद की पेशकश का अंदाज़ ही दरअसल उसकी तकनीक होती है। और उसमें कौन कौन सी तकनीक यूज़ होती हैं और कौन करता है, हर लिखने वाला अपने हिसाब से, अपने लाहे अमल के हिसाब से, अपने तरीक़ाकार के हिसाब से, अपने असलूब के हिसाब से कोई तकनीक इस्तेमाल करता है अपने नावल में। इवन अफ़साने में भी हम इसको कह सकते हैं कि इस्तेमाल की जाती है। सो हम सबसे पहले आते हैं कि नावल क्या है। नावल जो है, नोवेला इतालवी ज़बान के लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है, जिसके मायने हैं अनोखा, निराला। इस्तिलाही मानों में नावल वो किस्सा या कहानी है जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो, यानी इंसान की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात, मामलात का इंतहाई गहरे और मुकम्मल मुशाहिदे को किसी ख़ास अंदाज़ में और एक ख़ास तरतीब के साथ पेश करने का नाम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नावल कब इसकी इब्तिदा हुई, कैसे हुई और क्या वजूहात थी इसके पीछे। तो नावल की इब्तिदा इटली के शायर ने की थी, जो अदीब भी था, जेनोविनी बोकाशो ने 1531 में नोवेला स्टोरिया नामी कहानी से किया। अंग्रेज़ी अदब में पहला नावल पामीला के नाम से लिखा गया, और पामीला जो है वो डायरी और ख़तूत की तकनीक पर लिखा हुआ नावल था। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की आमद के बाद या उनकी हुकूमत आने के बाद जो भी सूरत हाल हमारे सामने आती है, तो हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें, चाहे वो नज़्म है, अफ़साना है, शॉर्ट स्टोरी है, हमारे पास नावल है, तो सफ़रनामे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अंग्रेज़ी के तवस्सुत से आती हैं। सो ये नावल भी हमारे पास अंग्रेज़ी अदब की वसातत से हमारे अदब में आया। तो अब सवाल ये उठता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मिरातुल अरूस उर्दू का पहला नावल है, लेकिन बहुत से तनकीद निगार के ख़्याल में नावलों में महज किस्सा कहानी पाई जाती है। इनके यहाँ ये जदीद नावलों के असूलों पर पूरा नहीं उतरते। डॉक्टर एहसन फ़ारूकी नज़ीर अहमद के किस्सों को तमसीली अफ़साने करार देते हैं, कहीं इसको तमसीली अफ़सानचे भी कहा गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बहस करें कि आया हम इसको पहला नावल निगार हम कहें, मिरातुल अरूस को पहला नावल कहा जाए या ना कहा जाए, तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि बेशक उनके नावल जदीद असूलों पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि किसी भी सिन्फ की, लेकिन ये भी देखा जाए कि किसी भी सिन्फ की जो इब्तिदा है वो कभी भी अपनी भरपूर शक्ल में नहीं मिलती। उसमें कमियां भी होती हैं, उसमें ख़ामियां भी होती हैं, और वक्त गुज़रने के साथ साथ वो कमियां और ख़ामियां दूर होती चली जाती हैं, तो वो अपनी बेहतरीन शक्ल में हमारे सामने आता है। लेकिन हम मौलवी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार तस्लीम हम करते हैं, और हमें उसकी इब्तिदा पर शक भी नहीं होना चाहिए। आखिर पहला नावल, अच्छा नावल किसको कहा जाता है, ये भी एक सवाल उठता है। तो पहला नावल आने से पहले भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हमारे पास सरशार का नावल फसाना आज़ाद हमारे सामने आता है, इसमें लखनऊ की माशरत की अक्कासी मिलती है। हमें अब्दुल हलीम शरर के तारीख़ी नावल स्पेशली फ़िरदौस बरी बहुत अहम है। राशिदुल खैरी भी माशरे की इस्लाह पर ज़ोर देते हैं।
लेकिन मिर्ज़ा हादी रुस्वा जो है उसका नावल अमराओ जान अदा को उर्दू का पहला मुकम्मल नावल कहा जाता है। इसको नफ्सियाती नावलों में भी शुमार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अगर देखा जाए तो ऐसे नावल जो जिसमें अमराओ जान अदा की नफ्सियात को बयान किया गया, उस माशरे की तहज़ीब और सकाफ़त को बयान किया गया, तो ये इसलिए इसको नफ्सियाती नावलों में भी शुमार किया जा रहा है। रुस्वा के अलावा प्रेमचंद का नाम बड़ा अहम है। उन्होंने कुल 13 नावल लिखे हैं। बेवा, बाज़ार हुस्न, मैदान अमल मशहूर हैं। प्रेमचंद के यहाँ भी मकसदियत बुनियादी हैसियत रखती है। अब हम आते हैं कि नावल के हवाले से बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं, उसमें से कुछ का ज़िक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम सबका ज़िक्र नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो पहले हम बात करेंगे मौज़ूआत के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक के हवाले से, नावल की टेक्निक के हवाले से। तो कुछ मौज़ूआत मैंने सेलेक्ट किए हैं कि उन मौज़ूआत पे हमने कुछ नावल निकाले हैं और उस नावलों का ज़िक्र आपके सामने करेंगे। आज़ादी से पहले, हिजरत से पहले, यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो नावल लिखे गए उसमें कुछ तो मैंने ज़िक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारे नावल लिखे गए। इसमें हमारे सामने जो है सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन में एक रात बहुत अहम है। उसको हमने देखा है, इसका ज़िक्र हमने आगे आएगा जब हम टेक्निक के हवाले से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हिजरत के हवाले से अहम नावल। पाकिस्तान बनने के बाद जो इतना बड़ा एक सानया हुआ, उस पर बहुत से लोगों ने बहुत से अफ़साने, बहुत से नावल लिखे, लेकिन जो अहम नावल हैं इस हवाले से जो आप सबको ज़रूर पढ़ने चाहिए, ये नावल पढ़ के ही आपको हिजरत के मसाइल और हिजरत के वक्त जो जिन मुसीबतों का आलाम का सामना करना पड़ा, तो हर एक ने अपने नज़रिए के तहत उसको लिखा। इसमें आंगन खतीजा मस्तूर का बेहद अहम है। इसके अलावा कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्लें, एम असलम का रक़्स-ए इब्लीस, नसीम हिजाज़ी खाक और खून, कुदरतुल्लाह शहाब का या खुदा। हर नावल निगार के यहाँ मुख्तलिफ़ तरह से हमें हिजरत मिलती है। वो हम जब इसको पढ़ते हैं, अगर हम देखें उदास नस्लें हम अगर देखते हैं तो हमारे पास नस्लों 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर पाकिस्तान बनने तक नस्लों ने जिस किस्म का हालात ने जिस किस्म की तब्दीलियाँ आईं, लोगों के रवैयों में जो तब्दीलियाँ आईं, उसमें हमें बरसग़ीर की तहज़ीब, सकाफ़त, तारीख़ सारा कुछ मिलता है। और कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ हमें कम से कम 3000 साल की तारीख़ आग के दरिया में मिलती है। अब तारीख़ के हवाले से जिन नावल निगारों ने तारीख़ और तहज़ीब दोनों को मिला दिया, वो जो नावल लिखे गए वो हैं एहसन फ़ारूक़ी के नावल हैं शाम ओहद, आबला दिल का और संगम। अब्दुल्ला हुसैन का बाग़ इसमें आएगा, कैद, नादार लोग और उदास नस्लें भी इसी में आता है, क्योंकि तारीख़ और तहज़ीब दोनों हमें उदास नस्लें में नज़र आती हैं। इसी तरह जमीला हाशमी का दश्त सौस, तलाश बहारा, दश्त सौस में ज़रूर पढ़नी चाहिए। मंसूर हल्लाज के हवाले से हम देखते हैं कि एक बहुत ऐसा टॉपिक था जिस पर लिखना, तारीख़ पे ऐसे टॉपिक पर जो कि मुतनाज़ हो, उस पे जमीला हाशमी ने बहुत खूबसूरत नावल लिखा। रज़िया फ़सीह अहमद का आबला पा, इसको अवार्ड भी मिला था आदम जी, ये भी बहुत अहम नावल है। पाकिस्तानी माशरे की अक्कासी का रुझान बहुत से नावलों में मिलता है। उसमें पाकिस्तानी माशरा, अब जब हम शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती नावल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान बनने के बाद, हिजरत के बाद जो कराची शहर में जिस किस्म की नस्ल उभरी, जहाँ पे डाकू, चोर, उचक्के और बहुत सारे अजीब माशरा वजूद में आया, उसका ज़िक्र हमें खुदा की बस्ती में मिलता है। बहुत अहम नावल है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। अब्दुल्ला हुसैन का बाग़, कैद, ये भी नावल पाकिस्तानी माशरे की एक बहुत बड़ी अक्कासी है। बाग़ में स्पेशली जो हमारे फ़ौज है उसके हवाले से ताकत का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो हमें मिलता है।
गुलाम सकलैन का जो नावल है मेरा गांव बड़ा अहम है, फजल करीम फजली का होने जिगर होने तक। इसके अलावा नफ्सियाती रुझान के तहत जो नावल लिखे गए, जिसमें कहानी की बजाय किरदारों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, किरदारों का नफ्सियाती जायज़ा लिया जाता है। इसमें मुमताज़ मुफ्ती का अलीपुर का एली और अलग नगरी, शुरू में इसको नावल ही कहा गया, बाद में मुमताज़ मुफ्ती ने बताया कि ये उनकी सवाने उम्री है, लेकिन इसको को हम नावल की कैटेगरी में ही लाते हैं। सदीक सालिक का प्रेशर कुकर, रहीम गुल की जन्नत की तलाश, अल्ताफ़ फातिमा का दस्तक न दो और चलता मुसाफिर अलामती रुझान के तहत लिखे गए नावल। हमने अपने कोर्स के अंदर स्पेशली जदीदियत के हवाले से पढ़ना है, तो हमारे उसमें अलामती रुझान भी आएगा और जदीदियत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नावल लिखे गए वो भी आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अलामती रुझान के तहत जो नावल लिखे गए हैं उसमें इंतज़ार हुसैन का बस्ती, डॉक्टर अनवर सजाद का खुशियों का बाग, अनीस नागी का दीवार के पीछे और बानो कुस्सिया का राजा गिर्द। दीवार के पीछे बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है इस लिहाज से कि इसमें वजूदी अनासिर भी पाए जाते हैं और अलामती अनासिर भी पाए जाते हैं। बानो कुस्सिया का राजा गिद्ध जो है वो हमारे कोर्स में शामिल है, इंशाल्लाह इस पे हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। 21वीं सदी 20वीं सदी की जूँ ही इख्तिताम पर पहुंचती है, आखिर के जो 10 साल हमारे सामने आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नावल जो है वो लिखना बंद हो गया है और हमारे सामने कोई अच्छा बड़ा नावल सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही 21वीं सदी का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो बड़े अहम नावल हमारे पास आए। एक मिर्ज़ा अतर बेग का ग़ुलाम बाग, दूसरा शम्सुर रहमान फ़ारूकी का कई चांद थे सरे आसमान। दोनों बड़े ज़ख़ीम किस्म के नावल थे। उन्होंने आते ही जो है वो आते ही छाल गए वाली सूरत हाल थी कि बड़े डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखा गया। ग़ुलाम बाग का जो टॉपिक था वो नौआबादियात के हवाले से भी था और जिसमें नौआबादियात के हवाले से जो मसाइल क्रिएट हुए वो हमें ग़ुलाम बाग में नज़र आते हैं। इसी तरह खालिदा हुसैन का कागज़ी घाट, मिर्ज़ा अतर बेग ने बड़े कमाल के नावल्स लिखे हैं। 0 से 1 तक जैसे कि नाम से अगर आपको थोड़ा सा जहन में आए तो ये कंप्यूटर एज के हवाले से है कि कंप्यूटर की जो ज़बान है वो उसके जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो 0 से 1 ही होता है और ये 2 नंबर्स के तहत ज़िंदगी घूमती है। हमीद शाहिद का मट्टी आदम खाती है बहुत इम्पोर्टेंट है। उबैदुल्ला बेग का राजपूत नस्ल जो कि बहुत थोड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि राजपूतों की जो तारीफ़ है उसकी बहादुरी की दास्तानें वो हमें यहाँ पर मिलती हैं। जबकि अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो नावल है मुंदरी वाला, डॉक्टर वहीद अहमद का नावल है जो दहशतगर्दी मजहबी फ़िरकावारियत के हवाले से हम देखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है। मुस्तनसर हुसैन तारट का किला जंगी, अफ़गान जहाद और 9/11 पर लिखा गया है। नीलम बशीर का ताउस फ़कत रंग बहुत इम्पोर्टेंट नावल है 9/11 के हवाले से। शनाख्त का जो मसला 9/11 के बाद पैदा हुआ वो हमें इस नावल में नज़र आता है कि इंसान की शनाख्त कितनी अहम है और बाहर मुल्कों में रहने वालों को 9/11 के बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा वो हमें नीलम बशीर के इस नावल में नज़र आता है। अब हम आ रहे हैं तकनीक की जानिब कि टेक्निक्स कौन सी हैं। इंग्लिश में टेक्निक्स कहते हैं, उर्दू में तकनीक्स कहते हैं। तो तकनीक कौन कौन सी तकनीक है? तो पहली तकनीक जो हमारे सामने आती है वो है बयानिया की तकनीक। अंग्रेज़ी ज़बान में बयानिया के लिए नरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये तकनीक नावल और अफ़सानवी अदब की तख्लीक में ख़ास अहमियत रखती है। बयानिया तकनीक से मुसन्निफ़ कारी से मुखातिब होता है। बहुत औक़ात मुसन्निफ़ किसी तीसरे फ़र्द के ज़रिए कहानी की जुज़ियात बयान करने के साथ साथ वाक़यात को भी बयान करता है। डॉक्टर सलीम अख्तर बयानिया के हवाले से क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि बयान से हासिल करदा बयानिया की इस्तिलाह से मुराद किसी वाक़या, किस्सा, माजरा, हादसा, अलमिया का सादा असलूब में गैर जज्बाती हुए बग़ैर वाज़ेह और मुफस्सिल बयान है। अब बयानिया सहाफ़ती तहरीरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये रिपोर्टिंग की सतह से बुलंद होता है। इसमें अदबी रंग होता है या इसमें अदबी रंग होना चाहिए। बयानिया फ़िक्शन में इस नावल या अफ़साने के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसमें तकनीक और असलूब से सरफ़ नज़र करते हुए सिर्फ़ सादा अंदाज में
अफसाना नॉवेल कलमबंद किया गया हो। मेरे ख़्याल में कहानी बयानिया जो कहानी है, कहने का जो अमल है, उसका बुनियादी पहलू है। कहानी के बयान के लिए अगर शेर व नसर की कोई कैद नहीं होती तो असातीर, लोक कहानियाँ, मलफूज़ात, इनको भी हम बयानिया की इब्तदाई अशकाल कह सकते हैं। मकालमों के ज़रिए किस्सा कहानी बयान किया जाता है। तो नावल निगार बयानिया के ज़रिए दरअसल किरदारों और वाक़यात की सारी तावीलात और तफसीलात बयान करता है। इसका बाकायदा एक मुकम्मल आगाज़ होता है, वक्त होता है, ख़ात्मा होता है। बस हम कह सकते हैं कि किसी तहरीर में वाक़यात की तरतीब और फ़िक्र ख़याल की पेशकश इस तरह हो कि इसमें तासीर की क़ुव्वत पैदा हो जाए। तर्ज़ बयान किसी भी तख्लीक़कार की पहचान बन जाता है। अब बयानिया तकनीक में लिखे गए अहम नावल कौन से हैं? इसमें से बहुत सारे नावलों के नाम आपने हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। कुछ इसमें नए नावलों के नाम शामिल किए ताकि आप को लिखे जाने वाले उर्दू में नावलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको हासिल हो सकें। नावलों के नाम आप देख रहे हैं, मिरातुल अरूस हैं, बिनातुन नेश हैं, तौबतुन नसूह है, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, फसाना आज़ाद, हसन अंजलीना, फिरदौस बरी, गोदान, बग़ैर उन्वान के, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मेल वैली सी, शिकस्त, टेढ़ी लकीर, मासूमा है, टेढ़ी लकीर है, असमत चुगताई के नावल है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, खून जिगर होने तक, खुदा की बस्ती, जांगलूस, अलीपुर का एली, आबलापा। अब देखा जाए तो जो नावल हमने शौकत सिद्दीकी के पढ़ने हैं, खुदा की बस्ती और जांगलूस, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, इसका तनकीदी जायज़ा भी लेंगे। ये जहन में रखें कि ये बयानिया की तकनीक में लिखे गए नावल हैं। उर्दू नावल में ख़त और डायरी की तकनीक। नावलों में ख़तूत की तकनीक के ज़रिए मुसन्निफ़ किरदार की मुस्तरिब हालत को उम्दगी से पेश करने के काबिल हो जाता है। किरदार की नफ्सी कैफ़ियत, गैर वाज़ेह जज्बात और छुपे हुए इरादों को पेश करने के लिए ये सबसे मौजू तकनीक समझी जाती है। इस हवाले से अवैस अहमद अदीब लिखते हैं, ख़तूत दरअसल इज़हार जज्बात का आला होता है। उनमें जो मवाद पेश किया जाता है उससे कभी नाकामी और नामुरादी का इज़हार किया जाता है, कभी इसको जुदाई और कभी वसल का ज़रिया बनाया जाता है, कभी अफसानों की इब्तिदा से ही होती है। इनमें गुज़िश्ता इश्किया किस्से होते हैं या इश्क की इब्तिदा होती है। ख़तूत और डायरी की तकनीक अक्सर नावलों में बरती जाती है। हमारे यहाँ हमने जो नावल देखे ज़्यादातर वो काज़ी अब्दुल गफ़ार की लैला के ख़तूत, मजनू की डायरी, इस लिहाज से इस तकनीक का नावल में आते हैं। ख़तूत और डायरी की तकनीक अक्सर नावलों में बरती जाती है और इस तकनीक में किरदारों का बातनी कैफियत का इज़हार मुमकिन होता है। नावल में ख़तूत एक या एक से ज़्यादा किरदारों की तरफ से शामिल किए जाते हैं। मतलब ख़तूत एक शख्स ने भी लिखे, दूसरे ने उसका जवाब दिया, या किसी और को ख़त लिखे गए, तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को। लेकिन डायरी अमूमन एक किरदार एक ही डायरी लिखता है। तो डायरी अमूमन एक ही किरदार की लिखी हुई होती है। लेकिन इस तकनीक में अगर आप नए दौर के हवाले से देखे जाएँ तो आजकल के दौर में अखबारी तराशे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें ईमेल्स शामिल हो सकती हैं या मोबाइल पैगामात भी इस तकनीक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये नावलों के नाम आप देख रहे हैं कि कौन कौन से नावल इसमें शामिल हैं। तलाशे बहारा है, नादार लोग हैं, पोकीमान की दुनिया है, पुरवा है, दो गज़ ज़मीन है। तो ये डायरी की तकनीक में लिखे गए अहम नावल हैं। अब है फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक। फ्लैश बैक आर्ट की एक मारूफ तकनीक है, लुग़वी तौर पे अंग्रेज़ी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी है। फ्लैश का मतलब होता है तेज़ी और अचानक से, और बैक पीछे चले जाना। यहाँ पर फ्लैश फॉरवर्ड की डेफिनेशन लिखना भूल गए हैं। तो फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश पीछे चले जाना, तेज़ी पीछे चले जाना नहीं, फ्लैश का मतलब है तेज़ी और अचानक से। फॉरवर्ड मतलब आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में जब हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं तो वो फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक में आता है। और फ्लैश बैक में पीछे जो हम माजी में हम देख रहे होते हैं वो तरीक़ाकार जो है फ्लैश बैक कहलाता है, कि जिसके ज़रिए नावल, अफसाने, फ़िल्म में जारी सूरत हाल से अचानक
माजी के वाक़यात की तरफ लौटना। और अदब में ये इस्तिलाह इसी मायनों में इस्तेमाल होती है फ़्लैशबैक और फ़्लैश फॉरवर्ड के। अगर हम इसके पीछे देखा जाए कि आया ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है, तो आप हैरान होंगे कि फ़्लैशबैक की जो टेक्निक है वो रामायण ओडेसी को पहली किताब कहा जाता है, जो कि 3000 साल पुरानी किताब है यूनानी अदब से, जो कि अंग्रेज़ी में हमारे पास आई है। इस तरह महाभारत है, अलिफ लैला की कहानी है। तो लोक कहानियों में भी हमें फ़्लैशबैक यानी कि कोई करैक्टर ऐसा होता है जो कि माजी के बारे में माजी में होने वाले रोनुमा होने वाले वाक़यात को फ़्लैशबैक के ज़रिए सोचता है या उसको पेश किया जाता है। तो फ़्लैशबैक टेक्निक में अमराव जान अदा पहला नावल है जो फ़्लैशबैक की टेक्निक पर लिखा गया, जिसमें अमराव जान अदा अपनी कहानी फैज़ाबाद वाले आबाई घर से शुरू करती है कि वहाँ क्या सूरत हाल थी और किस तरह से उसको अगवा करके लाया गया। तो ये फ़्लैशबैक की तकनीक में लिखे गए नावल, आंगन में भी फ़्लैशबैक हमें नज़र आता है, बाग में भी नज़र आता है, जन्म कुंडली में और हसन की सूरत हाल, ये सारे इस हवाले से अहम नावल हैं। अब आते हैं शऊर की रॉ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़्लैशबैक और फ़्लैश फॉरवर्ड और शऊर की रॉ तीनों एक अलग चीज़ें कैसे हैं। उसमें भी माजी की बात हो रही है, उसमें भी मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो इस पे थोड़ा सा फ़र्क है। शऊर की रॉ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब शऊर की रॉ के लिए ये इस्तिलाह मुस्तमिल है। अदबी हवाले से इस तकनीक के तरीक़ाकार के हवाले से प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं कि ये एक तकनीक है जिसके ज़रिए किरदार के ख़यालात और जज्बात के बहाव को ख़ुद कलामी के ज़रिए पेश किया जाता है। अब दोनों में फ़र्क आपको पता चल गया होगा क्या फ़र्क आ रहा है। शऊर की रॉ वो ख़यालात होते हैं जो जहन में बग़ैर किसी तरतीब और तंजीम से पैदा होता है। ये फ़र्द की अंदरूनी कैफ़ियत का मज़हर होते हैं। और शऊर की रॉ में जहन इत्मीनान से माजी, हाल, मुस्तकबिल के मुतालिक सोचता है और इन ख़यालात में कोई रब्त मौजूद नहीं होता। इंसानी शऊर का इर्तिकाज़ किसी एक ख़ास नुक्ता पर नहीं होता, बल्कि कोई ख़याल या एहसास बिजली के कूंदे की तरह लपकता है और शऊर उसे वैसे ही कबूल कर लेता है। मुख्तलिफ़ ख़यालात इंसानी जहन में दस्तक देते रहते हैं। ये अमल जारी रहता है। इसमें इंसान का इरादा का अमल दखल कम होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई समंदर की लहरें अचानक साहिल पर आकर गुज़र जाएं और कुछ मवाद साहिल पर छोड़ जाएं। इसमें अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि शऊर की रॉ को सबसे पहले सज्जाद ज़हीर ने लंदन की एक रात में लिखा। 100 पेजेस का ये नावल है, छोटा सा, और इसमें उन्होंने फ़्लैशबैक और फ़्लैश फॉरवर्ड के साथ साथ उन्होंने शऊर की रॉ भी की टेक्निक का इस्तेमाल किया कि बैक वक्त नईम और आज़म का जो किरदार था वो बैक वक्त हमें एक रात में ही हिंदुस्तान के तहज़ीबी सकाफ़ती पस मंज़र को वाज़े कर रहा था। और वो उसमें जो करैक्टर हैं आज़म, नईम, वो लम्हा मौजूद में रहते हुए कभी माजी और कभी मुस्तकबिल और कभी हाल में आ जाते हैं। और वो एक इस तरतीब से होती है ये कैफ़ियत इसके जहन में, बग़ैर किसी तरतीब और तंजीम से उसके जहन में ये ख़यालात पैदा होते हैं। तो इस तरह के ख़यालात के आने को शऊर की रॉ कहा जाता है। अब क्योंकि उस ज़माने में शऊर की रॉ का इस्तेमाल बहुत सारे नावलों में हुआ, स्पेशली कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने बहुत से नावल में आग का दरिया, सफ़ीना में दिल, मेरे भी सनम खाने, आखिरी शब के हमसफ़र, सब में शऊर की रॉ की टेक्निक को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि एक नावल है दीवार के पीछे अनीस नागी का, वो वजूदियत के पस मंज़र में हमें मिलती है, लेकिन इसमें साथ साथ हमें शऊर की रॉ भी दिखाई देती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है, टॉपिक नहीं बल्कि अलामत निगारी। अंग्रेज़ी लफ्ज़ सिंबल यूनानी लफ्ज़ सिम्बोलियन से मुश्तक है, जिसके मायने साथ होना या साथ फेंकना के है। अदबी हवाले से इस इस्तिलाह का इतलाक़ इस तर्ज़ बयान पर होता है जिसमें सीधे सवाओ अपने माफ़ी ज़मीर बयान करने की बजाय इशारात और रमज़ियत के ज़रिए फ़न पारे को पेश किया जाए। मतलब अगर हम देखें सिंपल आसान अल्फाज में, अगर हम देखें कि
कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो उसको हम किसी इशारे या किसी निशान या किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो बाद में अलामत कहलाता है ना। तो ये गहरे मायने भी दे सकता है, ये मख्फी मायने भी दे सकता है। और ऐसी सूरत हाल हमारे यहाँ कब पेश आई कि जब अलामत, वैसे तो शायरी के अंदर तो शुरू से ही इस्तेमाल हो रही थी, अफ़साने और नावल में जो ये अलामत निगारी का अमल है ये हमें 60 की दिहाई में मिलता है। 60 की दिहाई में क्यों मिलता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है 1958 यानी 1958 का मार्शल लॉ, जिसमें ज़बान बयान पर पाबंदियाँ आई थीं। तो अदीबों ने अलामतों का इस्तेमाल किया और ये अलामतों का इस्तेमाल अलामती तहरीक का बाइस बना। और इसमें पहला नावल है एक गधे की सरगुज़श्त। इसमें एक गधा दिखाया जो कि मरकज़ी किरदार था। उसे सच्चाई और ईमानदारी से इश्क था, लेकिन उसकी वजह से उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा और आखिर में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो वो बेसिकली हमारे निज़ाम पर एक गहरा तंज़ है। इस तरह अब्दुल्ला हुसैन का बाग को देखते हैं तो बाग, मैंने पहले भी बताया, एक खौफ की अलामत के तौर पे हमारे सामने आता है जो फ़ौजी आमरीत और इक़्तिदार को मुस्तहकम रखने के लिए अवाम व नास में उन्होंने फैलाए रखा है। इसमें जो इतने सारे नावल हैं, इंतज़ार हुसैन का बस्ती है, नंबरदार का नीला है, किला है, स्क्रैप बुक है, जन्म कुंडली है, राजा गिद्ध बानो कुदसिया का इसमें शामिल है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक बार बार लफ्ज़ मुँह से निकल रहा है, लफ्ज़ टेक्निक्स है। तकनीक की तरफ आते हैं। अब हमारे पास जो तकनीक जिस पे हमने बात करनी है वो है तजरीदियत। तजरीदियत एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली मुसव्वरी से इसका ताल्लुक़ है। ये इसका ज़हूर अदब में बाद में हुआ, शायरी और अफ़साने नावल में, लेकिन बेसिकली ये मुसव्वरी की एक इस्तिलाह है। और उर्दू में इसके लिए मुजर्रद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी हर वो चीज़ जो मादा से खारिज हो मुजर्रद कहलाती है। बकौल अतीकुल्लाह के हर फ़िक्रा, जुमला या तहरीर मुजर्रद कहलाती है, जो अशिया या अशख़ास के मजमूए या दर्जा बंदी से सरोकार रखती है। ये मगरबी इस्तिलाह है। उर्दू में मुजर्रद से मुराद अशिया के वो ख़वास हैं जिन्हें ख़वासे हमसा से महसूस ना किया जा सके। तजरीदियत का ताल्लुक़ वारदात की बजाय ख़यालात से है। ऐसे कायनाती मज़ाहिर जिन्हें सूना, सूंघा या चखा ना जा सके, बस उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि अगर शायरी, अफ़साना और नावल में ये इस्तेमाल हो रही है तो कहानी के फ़नी असूलों की पासदारी को तर्क करके वहदत तासुर और प्लाट से आरी कहानियाँ पेश करने का रुझान पैदा हुआ। तजरीजी कहानियों के लिए किरदारों की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती और ज़्यादातर इस तकनीक को अनवर सज्जाद के यहाँ हमें मिलती है। अनवर सज्जाद ने लिखा है नावल खुशियों का बाग, और ग़ुलाम बाग जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ मिर्ज़ा अतर बेग का नावल है, वो भी इस हवाले से एक अहम नावल है। ग़ुलाम बाग भी नौबातियाती दौर के फ़र्द की ज़हनी कैफियत, इंतशार और उसके निकलने की बेसूद कोशिशों का अहाता किया गया। ग़ुलाम बाग में हैयत की बेतरतीबी को नए नमूनों के साथ बरता गया है। आखिर में तो बात करते हैं कि नावल का जो हमने जायज़ा लिया मौज़ूआत के हवाले से, तो उर्दू नावल अपना आज तक का सफ़र अंग्रेज़ी नावल की हमराही में ही तय किया है। मतलब अंग्रेज़ी में जितनी तहरीकें चली, ये सारी तहरीकें अलामत निगारी की, तजरीदियत की, शऊर की रौ, ये सारी की सारी तहरीकें हमें अंग्रेज़ी के तवस्सुत से ही उर्दू में दाखिल हुई हैं। अगरचे ये हमारा जो नावल है वो शायद अंग्रेज़ी नावल के शाना बशाना तो नहीं चल सकता, लेकिन कम से कम उसकी उंगली पकड़ के चलने वाला हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन जूँ जूँ नावल का कैनवस वसी होता जा रहा है, उसका असर पजीरी का दामन भी फैलता जा रहा है। तो अंग्रेज़ी नावलों के साथ अब उर्दू नावलों में रूसी और फ्रांसीसी नावलों की टेक्निक्स और फ़न जो है वो उर्दू नावलों में शामिल होता गया है। तो मगरबी तहरीकों और रुझानात ने उर्दू अदब को बराह रास्त मुतासिर किया है।
यही वजह है कि मुख्तसर वक्त में उर्दू नावल ने काबिल रश्क तरक्की के मनाजिल तय कर लिए हैं। आपने मेरा आज का जो लेक्चर है वो गौर से सुना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नावल किसी नावल राइटर जो हैं, चाहे वो बानो कुद्सियाँ हैं, शौकत सिद्दीकी हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, उस पर हम बात करेंगे, उनके नावलों का तनकीदी जायज़ा लेंगे। नए वीडियो ऑडियो आने तक के लिए जब तक नहीं आ जाती तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।